नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ के गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देश का लक्ष्य नए समर्थ भारत का पुनरोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में 141 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.4% हुई। केंद्र ने कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि वाले 10 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात किए। असम सरकार कोरोना नियंत्रण के लिए कल से रात का कर्फ्यू लागू करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां जिलों में पिछले 48 घंटों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। आज दुनिया भर में क्रिसमस का उत्सव। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश का लक्ष्य नए समर्थ भारत का पुनरोदय करना है। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में कच्छ के लखपत साहिब गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात कही। नीति है हर गरीब की सेवा, हर वंचित को प्राथमिकता। आप देखिए, कोरोना का इतना मुश्किल समय आया, लेकिन देश ने प्रयास किया कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोए। आज देश ने हर प्रयास का, हर योजना का लाभ देश के हर हिस्से को समान रूप से मिल रहा है। इन प्रयासों की सिद्धि समृद्ध भारत को मजबूत, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को चरितार्थ करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश सदियों से देखे जा रहे सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह गुरु नानक देव जी ने मानव जात का पाठ हमें सिखाया था, उसी पर चलते हुए आज देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। इस मंत्र के साथ आज देश सबका प्रयास को अपनी ताकत बना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक पूरा देश एक साथ सपने देख रहा है, एक साथ उनकी सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है। आज देश का मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र को अंग्रेजी शासन के दौरान सिखों के त्याग को नहीं भूलना चाहिए। भारत के स्वाधीनता संग्राम में सिख समुदाय के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव जी का लखपत साहिब से ऐतिहासिक संबंध रहा है। गुरुद्वारा लखपत साहिब समय की हर गति का साक्षी रहा है। आज जब मैं इस पवित्र स्थान से जुड़ रहा हूं, तो मुझे याद आ रहा है कि अतीत में लखपत साहब ने कैसे कैसे झंझावातों को देखा है। एक समय ये स्थान दूसरे देशों में जाने के लिए, व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र होता था। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी के पग यहां पड़े थे। 1998 के समुद्री तूफान से इस जगह को, गुरुद्वारा लखपत साहब को
काफी नुकसान हुआ और 2001 के भूकंप को कौन भूल सकता है। उसने गुरुद्वारा साहब की 200 साल पुरानी इमारत को बड़ी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी आज हमारा गुरुद्वारा लखपत साहिब वैसे ही गौरव के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि औरंगजेब से गुरु तेग बहादुर जी की साहसिक लड़ाई और उनका त्याग हमें ये सिखाते हैं कि धार्मिक कट्टरता से कैसे निपटा जाए। श्री मोदी ने कहा कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन बलिदान के उदाहरणों से भरा हुआ है। गुरु तेग बहादुर जीवन पर्यंत मानवता के लिए दृढ़ता से खड़े रहे, ये भारत की आत्मा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि भाई मोहकम सिंह गुजरात से संबंधित थे। ये गुजरात के लिए हमेशा गौरव की बात रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले पंज प्यारों में चौथे गुरसिख भाई मोहकम सिंह जी गुजरात के ही थे। देवभूमि द्वारका में उनकी स्मृति में गुरुद्वारा बेट द्वारका भाई मोहकम सिंह का निर्माण हुआ है। मुझे बताया गया है कि गुजरात सरकार ने लखपत साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा बेट द्वारका के विकास कार्यों में बढ़ोतरी में भी पूरा सहयोग कर रही है, आर्थिक सहयोग भी कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि गुरुओं ने हर क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया है। जब हमारे देश में गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया था, उस समय जो भारत विश्व का भौतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था, वो स्वयं संकट में था। जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि उस कालखंड में अगर गुरु नानक देव जी ने अपना प्रकाश न फैलाया होता तो क्या होता। गुरु नानक देव जी और उनके बाद हमारे अलग अलग गुरुओं ने भारत की चेतना को तो प्रज्वलित रखा ही, भारत को भी सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 23 से 25 दिसंबर तक गुजरात की सिख संगत लखपत साहिब गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाती है। श्री मोदी ने कहा कि 10वें गुरु के बाद भी त्याग और बलिदान का सिलसिला जारी रहा। सिख योद्धाओं ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को रोकने के लिए हजारों की संख्या में बलिदान दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब से बनारस तक जिस तरह देश के सामर्थ्य और विरासत को जीवित किया, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अंग्रेजों के शासन में भी हमारे सिख भाइयों बहनों ने जिस वीरता के साथ देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, हमारे आजादी का संग्राम, जलियांवाला बाग की वो धरती आज भी उन बलिदानों की साक्षी है। ये ऐसी परंपरा है जिसमें सदियों पहले हमारे गुरुओं ने प्राण फूके थे और वो आज भी उतनी ही जागृत है, उतनी ही चेतन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 141 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 7,286 कोविड रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.4% है। अब तक 3,42,23,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। केंद्र ने कोरोना संक्रमण ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों और टीकाकरण की धीमी गति वाले 10 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये दल केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब भेजे गए हैं। ये दल इन राज्यों में 3 से 5 दिन रहेंगे और कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करेंगे। असम सरकार ने कोविड को फैलने से रोकने के लिए कल से रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ये रात 11:30 बजे से सवेरे 6 बजे तक लागू होगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कल सवेरे 6 बजे से अगले आदेश तक जारी रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालय और व्यापारिक प्रतिष्ठान रात 10:30 बजे तक खुल सकेंगे। भवन के अंदर हॉल और ऑडिटोरियम में आधी सीटों के बराबर लोगों को भाग लेने की अनुमति होगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए राज्य में कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। यदि राज्य में ओमिक्रॉन मामलों का बढ़ना जारी रहा तो लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा सकता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन 800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, उस दिन लॉकडाउन की आवश्यकता होगी। मंत्री के अनुसार राज्य में शादियों, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में उपस्थिति नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर और जिम में 50% उपस्थिति पर प्रतिबंध लगाया गया है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ के गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देश का लक्ष्य नए समर्थ भारत का पुनरोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में 141 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.4% हुई। केंद्र ने कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि वाले 10 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात किए। असम सरकार कोरोना नियंत्रण के लिए कल से रात का कर्फ्यू लागू करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां जिलों में पिछले 48 घंटों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। आज दुनिया भर में क्रिसमस का उत्सव। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है। एक्सप्रेसवेज, मेट्रो सेवाएं और एयरपोर्ट शुरू होने से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। 4 नए एक्सप्रेसवे, 5 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू और नए एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं। सड़क के साथ ही अब एयर कनेक्टिविटी में भी प्रदेश का दायरा काफी बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश देश में इकलौता राज्य है जहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ये कार्य आर्थिक और औद्योगिक विकास को पंख लगाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प से उत्तर प्रदेश का नव निर्माण हो रहा है और ये नए भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। चाहते हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करिए इंडियन एयरफोर्स। भर्तियां 1 दिसंबर 2021 से शुरू। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cbac.in पर लॉगिन करिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 1 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के पहले चरण में लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 1 लाख विद्यार्थियों को मोबाइल और टैबलेट निःशुल्क बांटे। इस कार्यक्रम में राज्य के प्रत्येक जिले से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य सरकार के कई मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि इस योजना की शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें पढ़ाई में मदद मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, अपने लिए जीना जीवन नहीं है बल्कि समाज के लिए जीना ही जीवन को सार्थक बनाता है। अटल जी का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए था, राष्ट्र कल्याण के लिए था। अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना युवा साथियों, सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सोच होगी तो विराट सोच आपके व्यक्तित्व को भी एक नई विराटता प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग जिलों में पिछले 48 घंटे के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ की 3 घटनाओं में 5 आतंकवादी मारे गए। आज दोपहर बाद पुलवामा जिले के हरदू मीर तराल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले शोपियां जिले के चौगाम इलाके में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। अनंतनाग जिले के मोमन हाल गांव में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 आतंकवादी मारा गया। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि ये आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित हैं। During the last 48 hours, 3 operations have been launched on specific input from police at 3 different locations. First one was launched at Anantnag in Arwani area, second one in Shopia, and third in Avantipura. In all the 3 operations, 5 terrorists have been eliminated. They belong to Lashkar-e-Taiba and Hizbul Mujahideen. Large quantity of arms and ammunition has seized. क्रिसमस का त्योहार आज पूरे विश्व में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में क्रिसमस मनाया जाता है। इस अवसर पर गिरिजाघरों में रंग बिरंगी रोशनियों से भव्य सजावट की गई है। लोग अपने घरों को भी सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाते हैं और एक दूसरे को उपहार देकर क्रिसमस की खुशियां बांटते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से शुरू होगा। एक रिपोर्ट। कल से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। सेंचुरियन की घास और उछाल से भरी पिच भारतीय बल्लेबाजों के लिए काफी बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका अपने शीर्ष तेज गेंदबाजों के बिना ही इस मैच में उतरेगी। दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान डीन एल्गर ने भारतीय तेज गेंदबाजी लाइनअप को काफी मजबूत बताते हुए कहा है कि ये टेस्ट मैच उनकी टीम के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये टेस्ट किस टीम के नाम रहता है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क।
दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 50 ओवर के ग्रुप स्टेज के एक रोमांचक मैच में पाकिस्तान ने भारत को 2 विकेट से हराकर आखिरी गेंद पर जीत हासिल की। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 238 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाकर जीत दर्ज की। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र नाथ दत्ता की। भूपेंद्र नाथ दत्ता एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1880 में कलकत्ता में जन्मे भूपेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को ब्रह्म समाज ने आकार दिया था, जिनमें जाति विहीन समाज में विश्वास, एकेश्वरवाद में विश्वास और अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह शामिल था। 1902 में वो बंगाल के क्रांतिकारी समाज में शामिल हो गए, जिसका निर्देशन प्रमथनाथ मित्रा ने किया था। इस अवधि के दौरान वो श्री अरबिंदो और बारिंद्र घोष के करीबी सहयोगी बन गए। वे जुगांतर पत्रिका नामक समाचार पत्र के संपादक भी थे। 1907 में दत्ता को ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भूपेंद्रनाथ जर्मनी गए और वहां क्रांतिकारी और राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। 1930 में कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने भारतीय किसानों के लिए एक मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 वार्षिक सम्मेलनों की भी अध्यक्षता की। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय सदस्य होने के कारण भूपेंद्र नाथ को ब्रिटिश पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया था। उन्होंने 25 दिसंबर 1961 को अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार धरती के इस महान सपूत को नमन करता है। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 25 दिसंबर स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, जिनका जन्म 1924 में ग्वालियर में हुआ था। 1942 में 16 साल की उम्र में वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 24 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। वे आर्य समाज की युवा शाखा के सदस्य के रूप में सामाजिक जीवन में सक्रिय थे। उन्होंने विभाजन के दंगों के कारण कानून की पढ़ाई छोड़ दी।
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। स्वतंत्रता के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनके शासन को पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और उदारीकरण के लिए भी याद किया जाता है। वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उनकी प्रकाशित रचनाओं में कैदी कविराज की कुंडलियां और अमर आग शामिल है। राष्ट्र के लिए उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस महान आत्मा ने 16 अगस्त 2018 को अंतिम सांस ली। पच्चीस दिसंबर को महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है। एक शिक्षाविद और वकील, मालवीय असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा के लिए 1911 में वकालत के व्यवसाय का त्याग कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1928 में वो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के साथ शामिल हुए। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत माता की जय! सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 4 बार इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख संस्थापक थे। उन्हें 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। अब एक नजर कल के मौसम की पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा मध्यम बारिश हो सकती है। मुंबई और कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। श्रीनगर और जम्मू में सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं तथा मध्यम बारिश के आसार हैं। लेह और गिलगित में बर्फबारी होने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी और गंगटोक में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इम्फाल, शिलांग, कोहिमा और ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। आइजॉल और अगरतला में सुबह कोहरा और धुंध छाई रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ के गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु परब समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देश का लक्ष्य नए समर्थ भारत का पुनरोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में 141 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.4% हुई। केंद्र ने कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि वाले 10 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात किए। असम सरकार कोरोना नियंत्रण के लिए कल से रात का कर्फ्यू लागू करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां जिलों में
पिछले 48 घंटों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। आज दुनिया भर में क्रिसमस का उत्सव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल गए और बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया। उन्होंने विश्व शांति और मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।